हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में और इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो अगर हम बात करें कि जब कभी भी किसी सब्सटेंस का डीकम्पोजिशन होता है, सब्सटेंस भी स्पेशली कौन, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जो वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाता है। तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन होगा और वो डीकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, तो वो प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, डीकम्पोजिशन, टूटना, और इलेक्ट्रो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहा जाता है। आपने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। तो जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके होगी, तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहा जाता है। उसी को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि हम किसका इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक का इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे हैं, राइट। तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है, कैसे होता है वो, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के दौरान, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के द्वारा जब कोई इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसको हम कैरी करवाते हैं, उसको हम प्रोसेस करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। Therefore, electrolytic cell is a cell in which electric energy is provided to carry out a non-spontaneous redox reaction by the process of electrolysis. इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। किस लिए प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा हो सके। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जो रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती हैं। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती हैं उसको कैरी आउट करवाना है, तो ऑब्वियसली आपको कोई आउटर सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। और आप एनर्जी कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो कि अपने आप तो नहीं हो सकती, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इन दिस सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर इन द सेम कंटेनर। जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की थी तो वहाँ पे एनोड अलग चैम्बर में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन शो करता है, जबकि कैथोड पर अलग चैम्बर में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ एक ही समय पे एक ही कंटेनर में होती है। होती वहाँ पे भी एक साथ है लेकिन अलग अलग कंटेनर में होती है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं और सेम कंटेनर में होते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन इट while cathode is negative charge and reduction occurs on it in this cell। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पूछे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो स्टूडेंट्स कभी भी चार्ज से याद मत रखना। चार्ज से आप याद रखोगे तो आप इलेक्ट्रोड को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। एनोड बेसिकली वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन होता है। तो ये जो डेफिनेशन है एनोड और कैथोड की, ये चाहे कोई सा भी सेल हो, ये डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी, यूनिवर्सल रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड पे चार्ज अलग होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो चार्ज होता है एनोड और कैथोड पे वो अलग होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जबकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और इस पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज था और कैथोड पॉजिटिव चार्ज था। तो एनोड और कैथोड का चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ये प्रोसेस सेम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से। सो फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टू अकर, two suitable opposite charge electrodes, that is cathode and anode, are immersed into the electrolytic solution containing the opposite charge ions। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को होने के लिए टू सुटेबल ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हमको चाहिए। दो इलेक्ट्रोड चाहिए जिन पे ऑपोजिट चार्ज हो। कौन है वो दो इलेक्ट्रोड? एक है कैथोड, एक है एनोड। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड कैसा है? नेगेटिव चार्ज। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम उस सॉल्यूशन के, उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? ऑपोजिटली चार्ज आयंस होंगे, कैटायंस और एनायंस होंगे। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस। ओके, तो बेसिकली सेटअप क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं कैथोड और एनोड, उनको डिप किया गया है उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? कैटायन और एनायन ऑपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। In this cell, when an electric potential is applied between the electrodes, the positive charge ion move towards the cathode while the negative charge ion moves towards the anode। अब देखो, आप चार्ज से समझना कि चार्ज कैसा है इलेक्ट्रोड पे और कौन सा आयन माइग्रेट कर रहा है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। फिजिक्स कहता है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। यहाँ पे भी वही कहानी हो रही है। हमने कहा कि एनोड कैसा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर? पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियसली भैया जो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस एनायंस हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सारे के सारे एनोड पे, क्योंकि एनोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हो इलेक्ट्रोड्स पे, तो पॉजिटिव चार्ज आयंस माइग्रेट करते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर, यानी कि कैथोड पर, और जो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, एनायंस हैं, वो माइग्रेट करते हैं एनोड पर, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर। ओके, तो बड़ी सिंपल सी कंसेप्ट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करने के बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद आयंस का ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेशन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। When a cation reaches the cathode, it takes up the electron and thus get its charge neutralized. Thus, the gain of the electrons and the decrease in the oxidation number means that the reduction takes place at the cathode। अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या क्या कहानी होती है। तो सबसे पहले बात करें कैटायन की। कैटायन कौन है? पॉजिटिव चार्ज आयन है। ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएगा। कहाँ जाएगा? कैथोड पे। तो जब कैटायन कैथोड पे पहुंचता है,
वहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैटायन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से न्यूट्रलाइज हो गया। इस तरह से उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किसका? कैटायन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। कहाँ पर? जब वो कैथोड पे पहुंचेगा। और जब हम कह रहे हैं कि कैटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया कैथोड पे, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? रिडक्शन। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि कैटायन का जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर था उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसमें डिक्रीज हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर में जब डिक्रीज होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ कैटायन के, इसलिए प्रोसेस कैसा है? रिडक्शन। और आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इसलिए प्रोसेस कैसा है? रिडक्शन। और ये दोनों काम, चाहे आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में कहें, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज के रेस्पेक्ट में कहें, दोनों ही रिडक्शन कहलाएंगे। और रिडक्शन का प्रोसेस कहाँ होगा? कैथोड पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एनायन के साथ क्या घटना घटेगी एनोड पे। तो देखिए ध्यान से। अब जैसे कैटायन के साथ हुआ, बिल्कुल उसी तरह से एक जो प्रोसेस है वो एनायन के साथ होगा। देखिए, सिमिलरली व्हेन एन एनायन इट रीचेस द एनोड इट गिव्स अप द इलेक्ट्रॉन एंड दस गेट्स डिस्चार्ज्ड. The loss of the electrons or the increase in the oxidation number means oxidation takes place at the anode. इसी तरह से जैसे कैटायन के साथ हुआ वैसे एनायन भी कहाँ जाएगा? एनायन कैसा है? नेगेटिव चार्ज आयन है, तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड पे जाएगा। और जब ये एनोड पे पहुंचेगा, एनायन जब एनोड पे पहुंचेगा वहां अपना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिलीज कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस एनायन से तो उसका नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, एक तरह से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। और इस तरह से जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एनायन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है एनोड पे जाके। इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से क्या हो रहा है कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हम ये कह दें कि जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है या जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाते हैं? ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है, राइट। तो एनायन ने क्या किया? एनायन जब एनोड पे पहुंचा वहां उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, उसका वो एनायन डिस्चार्ज हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होने की वजह से एनोड पर एनायन का ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। अब आगे देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, while the tendency of an electrode to gain electrons is known as reduction potential. देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोड लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, ये हम मेजर करते हैं टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, उसकी गेन करने की टेंडेंसी रखता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, रिडक्शन करने की कैपेसिटी रखेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी रखेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा उस सब्सटेंस में टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना हाई है किसी एलिमेंट के लिए, वो उतना ही स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो उतना ही बेटर, उतना ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरह से बात करें, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एंड द सब्सटेंस विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो सब्सटेंस उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी रखेगा रिड्यूस होने की, और वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी एलिमेंट का हाई है, इसका मतलब है कि उसमें रिड्यूस होने की बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी है और वो सब्सटेंस उतना ही ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं दो टर्म की, एक है dp और एक है dt। क्या होते हैं दोनों, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल discharging of ions and deposition of ions occurs on the respective electrodes, which requires energy that is provided by the applied potential between the electrodes. This is called as discharge or deposition potential dp। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास दो आयन हैं। एक आयन किसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाता है, तो दूसरा आयन किसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो हम ये कह दें हमारे पास जो टू रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, किसी एक इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्जिंग ऑफ आयन होगा तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन ऑफ आयन होगा। और ये डिस्चार्जिंग ऑफ आयन या डिपोजिशन ऑफ आयन जो होगा, या एक तरह से यूं कहें कि आयन जो सॉल्यूशन में है वो किसी इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, वो अपने आप थोड़ी जाएगा, उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी हम देंगे, वो एनर्जी हमको आएगी कहाँ से, वो एनर्जी हमको मिलेगी कहाँ से, वो एनर्जी हमको मिलेगी जो हम पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से। इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वही हमको एनर्जी देगा, जिससे कि आयंस मूव कर पाएंगे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहां जाके या तो डिस्चार्जिंग ऑफ आयन होगा या डिपोजिशन ऑफ आयन होगा। ये जो पोटेंशियल हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं या तो डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर डिस्चार्जिंग का काम हो रहा है, और डिपोजिशन पोटेंशियल अगर डिपोजिशन का काम हो रहा है। दोनों ही शॉर्ट फॉर्म डीपी हो जाएगा। डिस्चार्जिंग ऑफ आयन के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो डिस्चार्ज पोटेंशियल, और डिपोजिशन ऑफ आयन के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो डिपोजिशन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट टर्म की जो है dt। क्या होगा देखिए ध्यान से, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट डिस्चार्ज और टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज और डिपोजिशन टेंडेंसी। भाई जो आयन खुद है उसकी क्या टेंडेंसी है डिस्चार्ज होने की, या और क्या टेंडेंसी है डिपॉजिट होने की रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर। वो जो आयन की टेंडेंसी है, वो जो आयन का नेचर है, वो जो आयन की प्रॉपर्टी है, उसको डिस्चार्ज और डिपोजिशन टेंडेंसी कहते हैं। आयन के डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी डिस्चार्ज टेंडेंसी कहलाएगी, आयंस की इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने की टेंडेंसी डिपोजिशन टेंडेंसी कहलाएगी। और इन शॉर्ट हम दोनों को dt से रिप्रेजेंट करेंगे। तो dt तो क्या हो गया, वो टेंडेंसी होगी जिससे वो आयंस उतनी तेजी से, उतनी अच्छी कैपेसिटी से जाएगा किसी इलेक्ट्रोड पे। और dp क्या हो गया, उस आयन को सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड तक भेजने के लिए जो हमें पोटेंशियल बाहर से देना पड़ेगा। तो भैया dt जितना ज़्यादा होगा, उस आयन की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, उसको इलेक्ट्रोड पर भेजने के लिए पोटेंशियल कम देना पड़ेगा। और अगर किसी आयन का dt कम है, उसकी टेंडेंसी कम है डिस्चार्ज और डिपॉजिट होने की, तो उसको जो पोटेंशियल देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहे हैं डिस्चार्ज टेंडेंसी ऑफ एन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्चार्ज पोटेंशियल। किसी भी आयन के लिए जो उसके डिस्चार्ज टेंडेंसी होती है वो उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dp। ठीक है, dp जितना ज़्यादा होगा उस आयन की dt उतनी ही कम होगी, और dp जितना कम होगा उस आयन की dt उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, therefore higher the discharge potential dp of an ion, lower will be its discharge tendency dt and vice versa। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जिस किसी भी आयन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल जब ज़्यादा होगा तो उसकी जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है वो उतनी ही कम होगी, और डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर ज़्यादा हुआ तो डिस्चार्ज टेंडेंसी कम हो जाएगी, और डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हुआ तो डिस्चार्ज टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। दोनों ऑपोजिट हैं, राइट। अब आगे देखिए, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट एट द गिवन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अब आपके पास क्या है, कंपटीशन हो रहा है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा आयंस हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पर। डिस्चार्ज होने के लिए भी अगर एक से ज़्यादा आयंस हैं, या डिपॉजिट होने के लिए भी एक से ज़्यादा आयंस हैं, तो क्या होगा, तो जो आयन ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा, डिस्चार्ज टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, डिस्चार्ज या डिपोजिशन पोटेंशियल जिसका कम होगा, वो आयन जल्दी से पहुंच जाएगा, राइट। तो हमने क्या कहा, if more than one type of ions are present at the given electrode, then the ion that get discharged or deposited which will have higher discharge tendency and lower discharge potential।
जिसका डिस्चार्ज या डिपोजिशन पोटेंशियल कम है और डिस्चार्ज या डिपोजिशन टेंडेंसी ज़्यादा है, वो जाके पहले डिस्चार्ज या डिपॉजिट हो जाएगा उस गिवन इलेक्ट्रोड पर, राइट। तो इस कंसेप्ट की हेल्प से आप आराम से पता कर सकते हो कि कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज या डिपॉजिट होगा जब आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के आयन्स अवेलेबल हों किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड पर। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब ये बात आती है कि डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करना रहा। तो देखिए, जब कभी भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा एनोड पे, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का, तो उस समय आप डीपी कैसे कैलकुलेट करोगे, इट विल बी माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन और यू कैन से माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP। इसी तरह से फॉर रिडक्शन प्रोसेस एट कैथोड, कैथोड पर जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसके लिए क्या होगा, डीपी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन और माइनस ऑफ SRP, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपके पास SRP या SOP की वैल्यूज गिवन होंगी, उनका नेगेटिव साइन करते ही आपके पास डीपी आ जाएगा, दैट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल और डिपोजिशन पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, electrolysis can be carried out by either of molten solution or by aqueous solution of the electrolyte। क्या मतलब हुआ कहने का, कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम करवा रहे हैं वो किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन सॉल्यूशन लेके भी करवाया जा सकता है और एक्वा सॉल्यूशन लेके भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा सकता है। क्या फ़र्क है दोनों में, भैया सीधी सी बात है, मोल्टन सॉल्यूशन लेने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट खुद ही होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, उसके खुद के आयंस होंगे, ऑपोजिट चार्ज आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जब आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट के ऑपोजिट चार्ज आयंस के साथ साथ वाटर भी वहां पे अवेलेबल रहेगा, राइट। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वा सॉल्यूशन लेके करा रहे हो तो आपके पास दोनों रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर वाटर भी अवेलेबल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा, राइट। जबकि अगर आप बात करो मोल्टन सॉल्यूशन की, उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस अवेलेबल हैं, वाटर या कोई दूसरे सॉल्वेंट के इंटरफेरेंस वहां पे नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखिए। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, electrolysis can be carried out either by using active electrodes or by using passive electrodes। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो वो इलेक्ट्रोलाइसिस या तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेके करवाया जा सकता है या पैसिव इलेक्ट्रोड्स लेके करवाया जा सकता है। अब ये एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। भाई ये तो क्लियर हो गया कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस या तो मोल्टन सॉल्यूशन लेके करवाया जाएगा या एक्वा सॉल्यूशन लेके कराया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरी बात ये भी है कि इलेक्ट्रोड भी अलग अलग ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं या तो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेके करवा सकते हैं या पैसिव इलेक्ट्रोड लेके करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर दोज मेटल इलेक्ट्रोड्स विच आर एक्टिव एंड टेक्स पार्ट इन द हाफ सेल रिएक्शन। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो एक्टिव हैं और उस हाफ सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाफ सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हो गया, उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा हाफ सेल रिएक्शन में, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो, उन हाफ सेल रिएक्शन में उस पर्टिकुलर मेटल के इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के एग्जाम्पल कौन है, जैसे कि जिंक का इलेक्ट्रोड आपने ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड आपने ले लिया। इस तरह के जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ये एक्टिव हैं और उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। Passive or inactive or inert electrodes are those electrodes that conducts electrons into or out of the cell but cannot takes part in the half cell reaction। देखो, पैसिव और इनएक्टिव और इनर्ट तीनों नाम सेम है। ये वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को तो अंदर बाहर अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करते हैं, अंदर भी जाने देते हैं, बाहर भी लेके आते हैं, बट हाफ सेल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया, पैसिव इलेक्ट्रोड या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो
करवाएंगे लेकिन खुद हाफ सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन कौन है पैसिव इलेक्ट्रोड? जैसे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जैसे कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं पैसिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के लिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जैसे मान लीजिए आपने लिया है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन यानी हम सॉल्यूशन सेम रखेंगे और इलेक्ट्रोड अलग अलग रखेंगे। एक बार एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे, एक बार पैसिव इलेक्ट्रोड लेंगे। दूसरा एक कंडीशन हम ये लेंगे एग्जाम्पल्स में कि इस बार हम इलेक्ट्रोड वही रखेंगे, सॉल्यूशन अलग अलग लेंगे। मोल्टन सॉल्यूशन का लेके फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे और एक्वस सॉल्यूशन का लेके फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। तो बेसिकली हम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में अलग अलग कंडीशंस रखते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं और फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमको प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी यहां पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब पहला हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो आपने लिया CuSO4 एक्वस, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेकर। इससे क्या हुआ, आपके पास कॉपर सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड हुई एनोड पे। अब ये हुआ कैसे, तो उसके लिए प्रोसेस को समझते हैं। तो आइए देखिए, वैसे स्टूडेंट्स एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपको ये याद रखना है कि कॉपर सॉलिड मिला कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस मिली एनोड पे। अभी कैसे मिला इसको समझना है पूरा अच्छे से। तो आइए हम इसके मैकेनिज्म को, इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करें एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स। हम अच्छे से जानते हैं एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड पे कौन माइग्रेट करता है, एनायन। एनायन कौन है, सल्फेट आयन। सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस, तो हमारे पास वाटर भी अवेलेबल है। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, O2 और H+ आयन बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। SO4-2 एक्वस का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से S2O8-2 बनेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। जो फर्स्ट है वाटर का ऑक्सीडेशन, उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट, तो DP आ गया आपके पास +1.23 वोल्ट। सेकेंड जो सल्फेट का ऑक्सीडेशन है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.05 वोल्ट, तो DP आ गया +2.05 वोल्ट। अब सीधा सा कंसेप्ट है, आपके पास दो रिएक्शन है, दो आयंस हैं, जिसका DP कम है वो जाके पहले एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास DP कम किसका है, वाटर का, तो वाटर का ऑक्सीडेशन एनोड पे हो जाएगा क्योंकि उसका DP कम है और उसका DT हाई है। ओके, तो यही बात यहाँ पे कही गई है, ध्यान से देखिए। Therefore, due to lower discharge potential and higher discharge tendency, H2O is oxidized at anode and O2 is released. अगर आपसे पूछे कि कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके करवाया गया तो एनोड पे क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा, तो हम ये कहेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और वहां पर लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल और हायर डिस्चार्ज टेंडेंसी होने की वजह से वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फेट का नहीं होगा एनोड पे, और वाटर के ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, O2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, बात करें कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, तो जो कैटायन कैथोड पे पहुंचेगा उसका होगा। कैटायन कौन है, कॉपर +2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। लेकिन हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर भी तो है, उसका भी तो रिडक्शन होगा, वहां से H2 गैस +2OH- एक्वस बनेगा। कॉपर +2 के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, +0.34 वोल्ट, तो DP कितना आया, -0.34 वोल्ट। वाटर के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, -0.83 वोल्ट, तो DP कितना आया, +0.83 वोल्ट। अब यहाँ से बड़ी क्रिस्टल क्लियर कहानी है कि DP कम किसका है, कॉपर +2 के रिडक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली जिसका DP कम है उसका DT क्या होगा, DT हाई होगा। तो कॉपर +2 का रिडक्शन हो जाएगा, वाटर का रिडक्शन नहीं होगा, और कॉपर +2 का जब रिडक्शन होगा तो वहां से कॉपर सॉलिड आपको कैथोड पे मिलेगा। रिडक्शन प्रोसेस कॉपर +2 का होगा, ना कि वाटर का। ओके, तो देखिए ध्यान से,
तो क्या कहा, देयरफॉर ड्यू टू लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड हायर डिस्चार्ज टेंडेंसी कॉपर प्लस टू इज रिड्यूस टू कॉपर एट कैथोड। यानी कि लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल और हायर डिस्चार्ज टेंडेंसी की वजह से कॉपर प्लस टू रिड्यूस हो गया कॉपर में एट कैथोड। तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा कराया तो क्या मिला, तो यही बात यहां पे कही गई है। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर O2 गैस एट एनोड while कॉपर सॉलिड इज डिस्चार्ज एट कैथोड। ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पे, और कॉपर सॉलिड कहाँ मिलेगा, डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। ओके, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड। इस बार हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन सेम है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही है, लेकिन इस बार हम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। सबसे पहले तो क्या होगा इस इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो जब आप कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे कॉपर इलेक्ट्रोड लेके, तो आपके पास कॉपर प्लस टू एक्वस बनेगा सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर सॉलिड बनेगा कैथोड पर, राइट। अब ये हुआ कैसे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर इलेक्ट्रोड के द्वारा कराने पर कॉपर प्लस टू एक्वस मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर सॉलिड मिलेगा कैथोड पे। अभी कैसे हुआ तो उसको समझते हैं। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, एक तो एनायन का, जो कौन है, सल्फेट आयन, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। डीपी कितना है, प्लस 2.05 वोल्ट, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देख रखा है। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, डीपी कितना आया, प्लस 1.23 वोल्ट। लेकिन इस बार हमारे पास एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड भी है, उसका भी ऑक्सीडेशन होगा और उसका कितना आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 0.34 वोल्ट। तो डीपी कितना आया, प्लस 0.34 वोल्ट। तो अब हमारे पास तीन रिएक्शन हो गई, दो तो एक तो हो गया हमारे पास सल्फेट आयन, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक है वाटर, और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर होने की वजह से कॉपर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमने ये देखा कि डीपी सबसे कम किसका है, कॉपर के ऑक्सीडेशन के लिए। तो उसका कॉपर के ऑक्सीडेशन के लिए डीपी सबसे कम है तो डीटी सबसे ज़्यादा होगा। और थर्ड वाली रिएक्शन कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सल्फेट और वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। Therefore, due to lower discharge potential and higher discharge tendency, copper is oxidized to copper plus 2 aqueous at anode. लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होने के कारण और हायर डिस्चार्ज टेंडेंसी होने के कारण कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर प्लस टू एक्वस में, कहां पर, एनोड पर। ठीक है, अब आगे देखिए कैथोड पे क्या होगा। बात करें कैथोड पे, तो एट कैथोड रिडक्शन अकर्स। हम अच्छे से जानते हैं कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हो सकता है, एक तो कैटायन कॉपर प्लस टू का रिडक्शन होगा, उसके लिए डीपी कितना है, माइनस 0.34 वोल्ट। और रिडक्शन किसका हो सकता है, वाटर का, क्या बनेगा, H2 गैस एंड 2OH माइनस एक्वस, इसके लिए डीपी कितना है, प्लस 0.83 वोल्ट। तो बड़ी जाहिर सी बात है, बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात है एक तरह से कि माइनस 0.34 वोल्ट डीपी जो है कॉपर के रिडक्शन, कॉपर प्लस टू के रिडक्शन के लिए कम है, इसलिए इसका डीटी सबसे ज़्यादा होगा और कॉपर प्लस टू का ही रिडक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन नहीं होगा। Hence, due to lower discharge potential and higher discharge tendency, copper plus 2 is reduced to copper solid at cathode. तो इस तरह से जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर, तो आपको क्या मिला, कॉपर प्लस टू एक्वस मिला सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर सॉलिड मिला कैथोड पे। यही बात यहाँ पे कही गई है। Hence, the product of the electrolysis of aqueous copper sulfate solution using active copper electrodes are copper plus 2 aqueous in the solution and copper solid at the cathode. Okay? अब आगे देखिए। तो इस तरह से आपने दो एग्जाम्पल देखे इलेक्ट्रोलाइसिस के। हमने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, पहली बार हमने लिया एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, पैसिव इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और दूसरी बार हमने लिया एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड।
अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड वही रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं सेम इलेक्ट्रोड को लेकर, लेकिन इस बार सॉल्यूशन चेंज कर देते हैं। एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन सॉल्यूशन को लेके, तो दूसरी बार इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे सॉल्यूशन के मोल्टन की जगह एक्वा सॉल्यूशन को लेके। तो एक बार इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में होगा, एक बार इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर भी अवेलेबल होगा, और हम देखेंगे दोनों में क्या क्या चेंजेस आता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट में और इलेक्ट्रोलाइसिस के मैकेनिज्म में। तो देखिए थर्ड एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन। आपने लिया NaCl मोल्टन, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, यहाँ से आपको क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पे और सोडियम सॉलिड मिलेगा कैथोड पे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपके पास दो आयन है Na+ और Cl-। Na+ क्या है, कैटायन, तो कैथोड पे जाएगा। Cl- क्या है, एनायन, तो एनोड पे जाएगा। यहाँ पे हिंड्रेंस के लिए या साथ में कंपटीशन करने के लिए वाटर तो है नहीं, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन कैसा है, मोल्टन सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन अकर्स। कौन जाएगा एनोड पे, Cl- एनायन, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या बनाएगा, Cl2 गैस, राइट। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, कैटायन का। कैटायन कौन है, Na+। कैसे रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बना लेगा, Na सॉलिड बनाएगा। तो एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरीन में, जबकि कैथोड पर सोडियम आयन का रिडक्शन हो जाएगा सोडियम सॉलिड में। Hence, the product of the electrolysis of molten sodium chloride are chlorine gas at anode and sodium solid at cathode। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन। इस बार आप क्या कर रहे हो, एक्वा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रहे हो और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो। तो आपने लिया 2NaCl एक्वस और आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो क्या हुआ, H2 गैस मिली आपको कैथोड पर, क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर, और 2NaOH एक्वस मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे और कहां कहां ऑब्टेन्ड होंगे। तो आपको NaCl के एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और क्लोरीन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगी, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहां मिलेगी, एनोड पे। और इसके साथ साथ मीडियम के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर NaOH एक्वस भी ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अभी कैसे होगा, तो आइए उसको समझते हैं कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, हम अच्छे से जानते हैं। कैथोड पे कौन पहुंचेगा, तो कैथोड में आपके पास कैटायन अवेलेबल होगा, और कंपटीशन के लिए कौन है, वाटर भी है। तो एक तो Na+ है उसका रिडक्शन होगा, और एक वाटर है उसका रिडक्शन होगा। Na+ का रिडक्शन होगा तो Na बनेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.0 वोल्ट, तो Dp आ गया +2.0 वोल्ट। वाटर का रिडक्शन होगा, वहां से H2 गैस और 2OH- एक्वस बनेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट, तो Dp आ गया +0.83 वोल्ट। अब यहां से बड़ी कहानी की पिक्चर बड़ी क्लियर है कि Dp कम किसका है, वाटर के रिडक्शन का। तो वाटर का रिडक्शन का Dp कम है, तो वाटर की रिडक्शन की डिस्चार्ज टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। तो इसलिए कौन सा प्रोसेस होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, ना कि सोडियम आयन का रिडक्शन होगा। तो देयरफॉर ड्यू टू लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड हायर डिस्चार्ज टेंडेंसी, H2O इज रिड्यूस टू H2 एट कैथोड। क्या होगा, कैथोड पर H2O रिड्यूस हो जाएगा H2 में, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और डिस्चार्ज टेंडेंसी हायर है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब बात करें एट एनोड। एनोड पे यहाँ पे बहुत एक शानदार ट्विस्ट होता है, जिसको समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, दोनों में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो हमारे पास एक तो क्लोराइड आयन है, एनायन के रूप में एनोड पे पहुंचेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस बनेगी, और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -1.30 वोल्ट, तो Dp आपके पास आ गया +1.30 वोल्ट। ध्यान से समझना, यहाँ पे वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां से O2 गैस +4H+ एक्वस बनेगा, साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए जाएंगे, और इस प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट, तो Dp आपके पास आ गया +1.23 वोल्ट। अब अगर हम सिर्फ Dp को ऑब्जर्व करें तो हमें ये लगेगा कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका Dp कम है। लेकिन एक यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि ये जो वाटर का ऑक्सीडेशन है, इसके लिए Dp तो कम है,
लेकिन इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, यानी इस प्रोसेस में डीपी वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कोई दूसरी प्रॉब्लम और खड़ी हो गई है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी की। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की इतनी ज़्यादा है कि वो डीपी कम होने के बाद भी रिएक्शन को होने नहीं देता है। अब हम क्या कहते हैं, भैया करवानी तो यही है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और पोटेंशियल देते हैं, 1.23 से थोड़ा सा और ज़्यादा पोटेंशियल देते हैं ताकि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के बराबर एनर्जी मिल जाए, ताकि वाटर का ऑक्सीडेशन O2 में हो जाए। जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी और दी तो ये तो 1.30 तक जैसे ही दी हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल के बराबर एनर्जी, तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया क्लोरीन में, इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर तो अभी भी रीच नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम करवाना तो क्या चाह रहे हैं, हम करवाना तो चाह रहे हैं वाटर का ऑक्सीडेशन O2 में, जिसके लिए हम थोड़ा सा और ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल करा रहे हैं, और ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान हमारे पास क्लोराइड आयन जो हैं उनका ऑक्सीडेशन क्लोरीन में हो जाता है, क्योंकि उनका डीपी इस वाटर के ऑक्सीडेशन के डीपी से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो हम जब ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्लोरीन में, राइट। अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये हुआ कि मीडियम में कौन बच गए, Na+ आयन, और कौन बच गए, OH- आयन। तो Na+ आयन और OH- आयन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaOH एक्वस। और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या कहेंगे, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड आर, क्या है, सबसे पहले कि जो हम एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट मिले, क्लोरीन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड NaOH aqueous in the solution, due to which the solution becomes basic and pH of the solution becomes more than 7। यानी जब आपने एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट मिले, एनोड पर आपके पास क्लोरीन गैस मिली, जैसा कि मैंने अभी कहा क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पे, हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पे, और NaOH एक्वस मिलेगा सॉल्यूशन में। अब NaOH एक बेस है, तो जब NaOH सॉल्यूशन में बनता जाएगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि बेस की pH मोर देन 7 होती है, तो NaOH के फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाएगा और सॉल्यूशन की pH मोर देन 7 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं स्पेशल नोट की। तो यहाँ पे जो NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस की जब हम बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या है वो, देखिए पहली बात, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन इज मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 gas at anode during the electrolysis of aqueous sodium chloride solution due to greater activation energy barrier for O2 production। भाई सीधी सी बात है, एक एनोड पे क्या होना चाहिए था, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन, और एक होना चाहिए था वाटर का ऑक्सीडेशन। क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। तो ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन की जो रेट है उसके कंपैरिजन में क्लोरीन गैस के प्रोडक्शन की रेट ज़्यादा होती है। कहने का मतलब क्लोराइड से क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, वाटर से ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कम हो रहा है। कहाँ पर, एनोड पर। कौन से इलेक्ट्रोलाइसिस में, एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर से O2 प्रोडक्शन जो हो रहा है, वाटर से ऑक्सीडेशन से जो O2 गैस बन रही है, उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होने के बाद भी वाटर का ऑक्सीडेशन O2 में इजीली नहीं हो पा रहा है। तो अब इसके लिए क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। सॉल्यूशन क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, देयरफॉर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी अप्लाइड कॉल्ड एज ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। अब वाटर का ऑक्सीडेशन आपको कराना है तो आपको और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं उसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, जिसको आपने ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज दिया, उससे क्या होगा, तो देखिए, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयंस ऑल्सो बिकम्स फिजिबल एंड दिस टेक्स प्लेस अर्लियर prior to the oxidation of H2O at anode, as a result of which chlorine is discharged at the anode। ऐसा करने से, ओवर पोटेंशियल देने से क्या हुआ, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन फिजिबल हो गया, क्योंकि आपने क्या देखा,
क्लोराइड का ऑक्सीडेशन क्लोरीन में जो हो रहा था उसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल 1.30 वोल्ट था, और वाटर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा था O2 में उसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल था 1.23 वोल्ट। तो क्लोराइड के ऑक्सीडेशन के लिए जो डीपी चाहिए वो वाटर के ऑक्सीडेशन के कंपैरिजन में 0.07 वोल्ट ही तो ज़्यादा है। थोड़ा सा पोटेंशियल देते ही क्लोराइड का ऑक्सीडेशन फिजिबल हो गया, और अब हम वेट कर रहे हैं कि वाटर ऑक्सीडाइज होगा, O2 बनेगा, उससे पहले ही क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया। तो वाटर के ऑक्सीडेशन के होने से पहले ही क्लोराइड का ऑक्सीडेशन फिजिबल हो गया और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो हमने तो चाहा तो ये था कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल देके वाटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे, बीच में ही क्लोराइड आयन जाके ऑक्सीडाइज हो गए और क्लोरीन गैस डिस्चार्ज हो गई एनोड पे। ये एक स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है कि NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पे क्या स्पेशल कहानी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म समझा कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल्स को समझा, कैसे हम एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कैसे हम मोल्टन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड लेके इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, और कैसे पैसिव इलेक्ट्रोड लेके इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो सारे चैप्टर्स हैं उनके सभी वीडियोस सिस्टमेटिक फॉर्म में प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकें और अपनी स्टडी को और बेटर कर सकें। और जहां तक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी अप्रोच मिल जाए और उनका भला हो जाए और उनका एकेडमिक्स और अच्छे से हो जाए, राइट। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।